दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो ये एकदम सच बात है कि अपनी भाषा में ही अपने हृदय की पीड़ा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी भाषा की, यानी हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। तो आइए हम ये वीडियो शुरू करें। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। भाषा, आप जानते हैं कि भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के भास धातु से हुई है, और जिसका मतलब है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी जो हम बोलते हैं वही भास है। बात करें कि भाषा की परिभाषा क्या है, तो भाषा वह माध्यम है जिसमें हम अपनी भावनाओं और विचारों को आपके सम्मुख यानी सामने वाले के सम्मुख व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे की भावनाओं और विचारों को हम सुनते हैं, जानते हैं। अगर हम भाषा के संदर्भ में बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जो कि 13 भाषा परिवारों में विभक्त हैं। कहीं कहीं आपको 18 भाषा परिवार भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सिर्फ 4 भाषा परिवार हैं, और वो 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? एक है भारोपीय, जिसके बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। कहाँ? हिंदुस्तान में। दूसरा है द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार के 25% लोग हैं, यानी 25% ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या में जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और तीसरा है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक यानी इस भाषा परिवार के 1.3% ऐसे लोग हैं जो आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं हिंदुस्तान में जिसका व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं। और अंत में एक चौथा भाषा परिवार भी है, चीनी तिब्बती। इस भाषा परिवार के बोलने वालों का प्रतिशत है 0.7। तो ये 4 भाषा परिवार हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। भारोपी, जिसे आप आर्य भाषा भी कह लेते हैं या भारत यूरोपीय भाषा भी कह लेते हैं, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? आमतौर में जो उत्तर भारत में भाषाएं बोली जाती हैं वो भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं इसमें अगर हम देखें तो संस्कृत होगी, इसमें हिंदी होगी, इसमें बांग्ला होगी, इसमें पंजाबी होगी, इसमें जर्मन होगी और इसमें अंग्रेजी होगी। और वे सभी भाषाएं जो कहीं ना कहीं आपको संस्कृत से जिनका आपको मिलान होता है, या आप संस्कृत से प्रभावित हैं, या संस्कृत के शब्द इन भाषाओं में मिलते हैं, आप उनको आंख मूंद के कह सकते हैं कि ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। दूसरा, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। आस्ट्रिक में क्या है? भारत, बांग्लादेश और चीन के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और चीनी तिब्बती, आप जानते हैं कि चीन तिब्बत का वह इलाका जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे इस भाषा परिवार के लोग होते हैं, वो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 4 भाषा परिवार के लोग भारत में रहते हैं। बात करें हिंदी की, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई। संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई। सिंधु से बना हिंदू, और हिंदू से बना हिंदीक, हिंदीक, और हिंदीक से बना हिंदी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो
हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। पहली बार हिंदी का प्रयोग किसने किया? एक इतिहासकार हैं अल बरूनी। अल बरूनी ने जो है अपनी पुस्तक अल हिंद में हिंदी प्रयोग किया। तो ये हिंदी से संबंधित आप ये जानकारी यहाँ पे समझ गए होंगे। आपको पता है कि हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। अब हिंदी अब भारोपी परिवार को आर्य भाषा भी कहा गया है। तो आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। वो 3 काल कौन कौन से हैं? एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से BC से 500 BC तक चला। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला, यानी 500 BC से 1000 AD तक चला। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो 1000 ईस्वी से अब तक है। तो इन 3 कालों में आर्य भाषा को बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब देखिए प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा काल था ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक वैदिक संस्कृत का काल, एक लौकिक संस्कृत का काल। तो जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था ये वैदिक संस्कृत का काल था। इसमें वेदों की रचना हुई। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो चारों वेद लिखे गए वैदिक संस्कृत में, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया और उपनिषद लिखा गया। और लौकिक संस्कृत जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, तो इसमें लिखा गया रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। आपको पता है कि रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। तो ये हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात। आगे देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसे 3 भागों में बांटा गया। एक पाली भाषा, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक 3 कालों में बांटा। तीन तरह की भाषाओं में इसका विभाजन किया गया। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश। तो पाली भाषा जिसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ये बौद्ध धर्म की भाषा रही। यानी महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो जिन पुस्तकों में है, जिन ग्रंथों में है, उसकी भाषा क्या है? पाली भाषा है। और इसमें त्रिपिटक लिखे गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया। और दूसरा है प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और आपको पता है कि ये जैन धर्म की भाषा है, यानी जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं आपको ये मिलेंगे, किस में मिलेंगे? ये प्राकृत भाषा में मिलेंगे। यानी महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी हैं वो किस में है? प्राकृत भाषा में। और तीसरा जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय माना गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यानी आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। तो जो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश। प्राकृत किसका बिगड़ा हुआ रूप है? पाली का। और पाली किसका बिगड़ा हुआ रूप है? लौकिक संस्कृत का। इसी तरह से लौकिक संस्कृत किसका है? वैदिक संस्कृत का। तो ये सब क्या है? पहले वाली भाषा के अपभ्रंश है। तो ठीक है, लेकिन अपभ्रंश नाम दिया गया पहले। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के समय में जो भाषा प्रयोग की जाती थी उसे अपभ्रंश कहा गया। और उसी में उसका थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अवहट्ट के बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक का, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो हिंदी भाषा हम प्रयोग करते हैं या ग्रंथों में मिलती है 1100 ईस्वी, यानी आप कह सकते हैं कि पूरा आदिकाल कहाँ तक है? 1375 ईस्वी तक है, लगभग 1400 कई के विद्वान मान लेते हैं। तो ये आदिकाल है, ये प्राचीन हिंदी का है। और 1375 से या 1400 से भक्ति काल मान लिया जाता है। तो पूरा भक्ति काल यानी 14 और रीति काल
आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से मानी जाती है। तो भक्ति काल और रीति काल की क्या है, मध्यकालीन हिंदी है। तो यानी आप भक्ति काल सूर कबीर तुलसी जो पढ़ते हैं और वहाँ बिहारी को पढ़ते हैं रीति काल में, वो सब किस में है, मध्यकालीन हिंदी में। और 1850 ईस्वी से भारतीय के जन्म से अब तक का जो समय है वो आधुनिक हिंदी आप माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, अपभ्रंश से। लेकिन हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत। तो आप देख रहे हैं भाषा का विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत आती है। संस्कृत में भी आप लिख सकते हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या है, पाली भाषा है, पाली भाषा है। पाली के बाद क्या है, प्राकृत है, प्राकृत। अब प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद क्या है, हिंदी। तो आप ये देखते हैं कि इस तरह के सोपानों से होती हुई हिंदी यहाँ तक पहुँची है। तो हिंदी के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो ये हमारी आज की कोशिश थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। और हिंदी पढ़ते रहिए, क्योंकि हिंदी आपकी अपनी भाषा है और इस अपनी भाषा के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि भारतेंद्र ने भी कहा है कि हिय का सूल जो है हिंदी से, अपनी भाषा से ही मिटता है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।